समझते हैं आप बड़ी इराक जंग के बाद पहली मरतबा 3 बहरी बेड़े मौजूद है इस वक्त। ईरान की जो है उन्होंने नाकाबंदी वहाँ पे कर रखी है, वो यहाँ पे करीब मौजूद हैं। तो इनकी 3 बहरी बेड़ों की मौजूदगी का होना यहाँ पे और दूसरा नाकाबंदी की जो हिकमत अमली है, ये कितना अर्सा आपको लग रहा है कि सस्टेन कर सकती है? और ये जो हिकमत अमली है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, कई ईरान को क्रिपल कर दिया जाए और वो 15-20 दिन के अंदर वाशिंगटन पोस्ट पे लिख रहा है कि वो आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर, बिल्कुल जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी आपको कितनी इफेक्टिव लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की? बहुत शुक्रिया समर, मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं इस स्ट्रेटेजी से पहले एक तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि अगर आप ईरान और यूएस दोनों के एक्शंस और डिमांड्स को देखें, इनको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो आपको एक बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आएगा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है बेसिकली न्यूक्लियर से भी ज्यादा। वो ये है कि ईरान के अगर एक्शंस और डिमांड्स को आप देखें तो वो किसी न किसी दायरे कानून के अंदर आपको नजर आते हैं। वो यूएन चार्टर को रेफर करते हैं, वो एनपीटी को रेफर करते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को रेफर करते हैं। और वो कहते हैं किसी इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हमसे आप बातचीत करें ताकि जब एग्रीमेंट हो तो हमें एक इंटरनेशनल गारंटी हासिल हो, क्योंकि अगर यूएस से डायरेक्ट टॉक्स होती है और एग्रीमेंट होता है तो फिर वो गारंटी कोई नहीं देगा, इवन यूएस भी नहीं दे सकता। आपने देखा कि JCPOA भी P5+1 के साथ हुआ था और 2018 में यूएस ने उसको अबेंडन किया था, ये कहकर के इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिस्टम शामिल नहीं है, तो इसलिए ये बहुत खराब एग्रीमेंट है। उस वक्त न्यूक्लियर की कोई बात नहीं हुई थी। तो अगर यूएस की साइड इस वक्त आप देखिए तो तमाम एक्शंस और डिमांड्स मावरा कानून आपको नजर आते हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान और यूएस बातचीत कर रहे थे, बातचीत सही नहज पे जा रही थी, ओमानी वजीर खारजा का बयान ऑन रिकॉर्ड है, और फिर अटैक कर दिया गया और दूसरी बार कर दिया गया। ये जून में भी हुआ पिछले साल और इस साल भी हुआ। तो इसीलिए ईरानियत इन निगोशिएशंस को थर्ड लव कह रहे थे शुरू में, लेकिन पाकिस्तान के शामिल होने के बाद उनको यकीन आया कि नहीं, इसमें कोई सब्सटेंस है। इसी तरह जब यूएस कहता है कि आप एनरिचमेंट 0% पे करेंगे, दैट मींस कि ईरान को राइट ही नहीं है एनरिचमेंट करने का, जो उसको एनपीटी के मेंबर जी हाँ। होने के नाते है, उससे आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की आप रेंज लिमिट करेंगे तो ये उसके डिफेंस से रिलेटेड है और ये अंडर द एम्बेट ऑफ यूएन चार्टर उसको ऑथोराइज है, लेकिन आप उससे वो हक भी छीनना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत उसके टेरिटोरियल वाटर्स में फॉल करता है, जिसपे उसका जुरिसडिक्शन अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसको भी आप कहते हैं कि ये तुम्हारी टेरिटरी नहीं। अब हुआ क्या है कि जब टॉक शुरू होने लगी हैं तो ईरान से ये कहा गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। ईरान ने खोल दिया पाकिस्तान के कहने पे, सिर्फ ये कहा कि जहाज हमसे कोऑर्डिनेट करके जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि 10 से हम्म। 12 माइंस की खबर है जो पानी में इस वक्त है, तो उनसे नुकसान ना हो तो हमसे कोऑर्डिनेट करके जाए। सो दैट वाज द ओनली डिमांड ईरान रेज। यूएस ने क्या किया कि एक ब्लॉकेट लगा अरेबियन सी में और ईरान से आने जाने वाले जहाजों को वापस करना शुरू कर दिया या उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया ना। ब्लॉकेट अगर टेक्निकली आप देखें तो एक एक्ट ऑफ वॉर है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जैसे ही आप ब्लॉकेट का आपने ऐलान किया है, आपने सीज फायर ब्रीच कर दिया। अब ईरान के पास ये हक महफूज था कि वो इस ब्लॉकेट को रिस्पॉन्ड करे और इसको ब्रीच करे। तो जाहिर बात है कि वो काइनेटिक टर्म्स में होना था, लड़ाई में होना था, ईरान ने नहीं किया। आपने उसका शिप कब्जे में कर लिया, दूसरी बार ब्लॉकेट लगा, यानी सीज फायर ब्रीच हुआ सेकंड टाइम, हम्म। लेकिन ईरान ने उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। नाउ द सिचुएशन इज कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके बैठा हुआ है और वहां से उसकी मर्जी से शिप्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उसने जो सदर्न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया है, उसको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से कोई शिप उसमें नहीं जा जी सकती। हाँ। और ऊपर उसने नॉर्दर्न साइड पे उसने 2 लेन्स बना दी हैं, एक लेन आने के लिए है और एक लेन जाने के लिए, और उसको वो मॉनिटर कर। ठीक हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में मैनी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ जी। हॉर्मुज अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है ओपन सी में, और वहां से वो ईरान की तरफ आने जाने वाले शिप्स को, जो ईरानियन शिप्स है बाय द वे, उनको वो रोक रहे हैं या वापस जाने पे मजबूर कर रहे हैं। नाउ मैं समझता हूँ कि अगर हेडवे होना है तो शायद इस तरह से होगा कि अमेरिका पहले या तो इस ब्लॉकेट को उठाए या इसको इनएफेक्टिव करार दे, और फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उस तरह से लेके जाए जैसे पहले उसने ऐलान किया था। तो फिर मेरा ख्याल है कि निगोशिएटिंग टेबल पे ये दोनों बैठ सकते हैं और सही। आगे बातचीत चल सकती है। ठीक। जॉन सलीम साहब ये बताएगा कि ईरानी वजीर खारजा का पहले पाकिस्तान आना,
पाकिस्तान के बाद फिर उनका जो ओमान का विजिट है और फिर उनका रशिया का विजिट भी है, ये कितनी सिग्निफिकेंस है इस प्रोसेस के आगे बढ़ने के वाले से, और रशिया का और ओमान का इसमें आप कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ओमान के तो दो इसमें एस्पेक्ट्स आते हैं ना। एक तो वहां पे लास्ट डायलॉग वहां पे हुआ था, जी हाँ। और दूसरा ये है कि ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में भी एक पार्टी है ना, क्योंकि एक तरफ ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, दूसरी तरफ ओमान के। और दूसरी तरफ रशिया जो है, जाहिर है रशिया के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान का, उनकी डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा है, इस जंग में भी उनको हेल्प करता रहा रशिया। और दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि JCPOA जब पिछली बार हुआ था तो उसमें जो इनका उस वक्त जो अफसूदा यूरेनियम इनके पास पड़ा हुआ था, स्टॉकपिल, वो तो हजारों किलोग्राम था, वो उन्होंने रशिया को दिया था। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं जो फैसल साहब ने कही, बिकॉज वो अहम है। देखिए, कुछ चीजें तो मावराए कानून की हैं, इंटरनेशनल लॉ की, जिस तरह ये चले उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वेट की, वो फ्लाउट की, सोवरेनिटी फ्लाउट की, वो सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन जहां तक अपनाए हुर्मुज का मामला है, उसमें ये बात सही नहीं है। उसमें ईरान ने भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे। वो इस तरह के देखें, एक साइड पे उसकी ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, दूसरी साइड पे ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, क्योंकि ये अपने नैरोस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ 23 किलोमीटर है। अगर ज्यादा भी हो तो वो दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ही रहती है, क्योंकि वो 12-12 मील तक होते हैं तकरीबन। अच्छा, अब ईरान को क्या हक था कि वो जो उनसे ओमान की साइड पे वो माइंस बिछा दे? उन्होंने ओमान की साइड पे बिछा दी, वो तो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो वो खिलाफ कानून एक चीज है ना जी। दूसरी चीज ये है कि जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं, जब स्टेट्स का, तो उसमें जो UN कन्वेंशन और लॉ ऑफ द सीज है, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि दो उसमें राइट्स होते हैं इंटरनेशनल शिपिंग के। एक राइट होता है जिसको कहते हैं राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, जो कि आपके टेरिटोरियल वाटर्स में होता है अगर आप खुले समुद्रों में हैं। जी जी। दूसरा होता है राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज, जो कि होता है जब स्ट्रेट्स होती है ना, ये चोक पॉइंट जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में है, उसमें वो अप्लाई होता है। उसमें आप किसी वक्त भी इंटरनेशनल शिपिंग को रोक नहीं सकते, इवन अगर आप हालत जंग में भी हो, कुछ भी हो, तो वो अप्लाई होता है। तो ईरान ने किस इंटरनेशनल लॉ की बेसिस पे उसको ब्लॉक किया? तो ये सही। दोनों वायलेशंस तो उन्होंने खुद भी है ना की, और काफी देर से रखा उन्होंने। देखे, उन्होंने भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज तो बनाया हुआ है ना, ठीक। उसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब से एक बार सीज फायर होगी तो दोनों साइड्स को साइमल्टेनियसली वो उधर से ब्लॉकेज खत्म करते, सही है। वो उधर से वो खत्म करते। लेकिन उसके बाद भी ईरान की वो जो, क्योंकि देखें, जब आपने ओमान वाली साइड पे आपने माइंस बिछा दी, तो ठीक। फिर अब तो जाहिर शिप से मजबूर होगी ना कि आपकी साइड से जाए। तो चले कैसे आप दूसरों के जौहर सलीम साहब, में जाके माइंस बिछा सकते फैसल हैं? अली शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनका इस पे रिस्पॉन्स भी ले लूं। जी फैसल अली शाह साहब। जी, मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहता हूँ जो जौहर सलीम साहब ने कहा है। ये जो टेरिटोरियल वाटर्स का मामला है ना, ये टेरिटोरियल वाटर्स आपकी वो वाटर्स होते हैं जिसमें आपकी सॉवरेन जुरिस्डिक्शन होती है, एंड यू शुड हैव द स्ट्रेंथ टू डिफेंड देम आल्सो। तो अगर ओमान की टेरिटोरियल वाटर्स ये हैं, तो ओमान के पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उनको डिफेंड भी कर सके। और अगर वो नहीं कर सका है और कोई भी फरीक आके वहां पे कोई भी कार्रवाई कर रहा है, तो इसमें ओमान की नेवी का भी बहुत बड़ा मैं समझूंगा कि एक फेलियर है, एक उनकी लग्जिश है जो फेलियर तो है, उसमें लेकिन देखनी इंटरनेशनल लॉ चाहिए। तो नहीं आपको इजाजत दूसरी देती ना चीज, कि आप स्ट्रेट आपके टेरिटोरियल वाटर्स। नहीं, इंटरनेशनल लॉ तो बहुत सारी चीजों को सर इजाजत नहीं देता, उस पर फिर बात कर लेते हैं। तो फिर हम लेकिन इसी की स्ट्रेट बात कर रहे हैं की ना बात जहां तक फैसल आपने साहब। की है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में स्ट्रेट्स जी। में गुजरने में एक पाबंदी है, ऐसी बात नहीं है। स्ट्रेट्स से गुजरने के लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है अमंग इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये स्ट्रेट किसी नहीं, एक मैं आपको मुल्क के लॉज कब्जे कोट में कर रहा नहीं हूँ, उसको होगी जरा चेक कर लें और कि जो इसको लॉज सबके मैंने लिए आपको खोला कोट किए इसको जाएगा। चेक कर। ये एक जनरल अंडर जी सर, मैं चेक करके बता रहा हूँ, मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ, आप प्लीज लिसन टू मी। ये इसमें मॉन्ट्रियो एग्रीमेंट एक हुआ है जो जिब्राल्टर स्ट्रेट के लिए है, और उसमें तुर्की को ये पाबंद किया गया है कि उसकी शिपिंग, उसके राइट्स क्या हैं और शिपिंग को उसने क्या राइट्स देने हैं। तो अगर ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में होता तो फिर किसी खास एग्रीमेंट की जरूरत नहीं थी मुख्तलिफ सही है। स्टेट्स पे। और दूसरी मैं चीज उसमें भी ये आ है जाता हूँ, उसकी कि ना वजाहत मैं ईरान करना यूएन चाहूंगा। क्लॉज का मेंबर देखो, है, ना अमेरिका यूएन क्लॉज का मेंबर है। ठीक, चलिए ये बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। अब क्विकली सर जो आगे के हवाले से हम बात करें। इस पे कर दूं, देखें, जी जो जी। तुर्की का मामला है ना, वो जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट और बॉस्फोरस की। डार्डेनल, उसकी दोनों साइड्स जो है वो तुर्किया के अंदर ही है, वो दोनों कोस्ट ठीक। तुर्किया के ही हैं। और इसीलिए उसमें एक स्पेशल मुआहदा 100 साल पहले किया गया था। इस केस में वो ठीक है। सिचुएशन नहीं है, इसके एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब आपका, और एडमिरल रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब आपका।